हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर आपको ट्रिकी बाय वीएस गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास का जियोग्राफी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ, वो भी वीवीआई, जो आपको परीक्षा में आग लगा देगा दोस्तों। तो इसलिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कोयला खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कोयला संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों है। नंबर 1, कोयला खनिज का भंडार सीमित है और अनेक ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 है, कोयला खनिज नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात एक बार समाप्त हो जाने के बाद उसके निर्माण में लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, वर्तमान में कोयला खनिज का अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण इसके शीघ्र समाप्त हो जाने की संभावना बनी हुई है। इससे आगे आने वाली पीढ़ियों खनिज के उपयोग से वंचित हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, कोयला के महत्व को देखते हुए इसे काला हीरा के नाम से भी पुकारा जाता है। कोयला शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन तथा ऊर्जा का स्रोत है। इसका उत्पादन एवं उपयोग किसी देश की प्रगति का सूचक माना जाता है। कोयला से प्राप्त शक्ति से ताप ऊर्जा प्राप्त की जाती है। व्यापक पैमाने पर उद्योग धंधे, विद्युत उत्पादन, रेलों के चलन एवं अन्य कार्यों में कोयला का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपका पॉइंट, इसलिए अतः यह आवश्यक है कि कोयला को संरक्षण एवं उपाय किया जाए, जैसे किया जाए, क्योंकि कोयले के प्रयोग के विकल्प जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि विकसित किए जाने चाहिए। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, अतः जहाँ तक हो सके ऊर्जा की बचत ही करनी चाहिए। गैर परंपरा ऊर्जा के साधनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, अर्थात गैर परंपरा संसाधन हमारा हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सब होते हैं। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम, ये सब है जो समाप्त हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर क्या है उसके बारे में बताना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे हमारा जनसंख्या के 3 घटक है। जनसंख्या वितरण के 3 घटक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास है। तो यहाँ पर आपको जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में बताना है। तो एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्ति पर किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है, जबकि जन्म दर के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। अर्थात मरने वाले संख्या को मृत्यु दर और जन्म लेने वाले संख्या को जन्म दर कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2 है, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो उसे धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा, जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो इसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक उत्पादक विवाह वायु, जीवन स्तर, शिक्षा का स्तर, सरकारी नीतियां हैं। जबकि मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक खदानों का अभाव, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा। इस तरह से हम लोग जन्म दर और मृत्यु दर के डिफरेंस को बता सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, नंबर 1, धान के पौधों को 27 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान वाले वातावरण की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 2, धान के पौधों को विकसित करने के लिए करीब 100 cm वर्षा की आवश्यकता होती है। धान के खेती में करीब 10.25 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, चिकनी और दोमट मिट्टी चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में पानी का ठहराव बना रहता है। पॉइंट नंबर 4, धान की खेती हेतु पौधा तैयार करना, उखाड़ना, रोपना एवं पानी में डूबे खेतों पर पहुंचाने का कार्य मजदूरों की सहायता से की जाती है। अतः चावल की खेती के लिए ऐसे क्षेत्रों
जाती है जहां सस्ते दरों पर मजदूर उपलब्ध हो सके। इसके बाद है भारत में चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। सबसे पहले कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमुख क्षेत्र है, तो उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, गंगा के मैदानी और डेल्टा प्रदेश, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिम तटीय मैदान, ये सब है। इसके बाद कह रहा भारत के 5 प्रमुख चावल उत्पादन राज्य से सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पंजाब है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है वर्षा जल संग्रह से आप क्या समझते हैं। वर्षा जल संग्रह करने के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो वर्षा जल संग्रह भौम जल के पूर्ण भ्रमण को बढ़ाने की एक तकनीकी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वर्षा के जल को भविष्य के उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। वर्षा का जल बहकर नदियों से होता हुआ समुद्र में चला जाता है। वर्षा जल को स्थानीय सत्र पर रोक कर संग्रहित करने की विधि को वर्षा जल संग्रह कहते हैं। अर्थात वर्षा का जो पानी को संग्रहित किया जाता है उसी को वर्षा जल कहते हैं। संग्रहित करना या फिर वहाँ जमा करना, एकत्र करना ही वर्षा जल संग्रह कहलाता है। इसके बाद कह रहा है वर्षा जल संग्रह एक कम लागत वाली तकनीकी है। इसकी परंपरागत भारत में आसानी प्राचीन काल से ही रही है। प्राचीन काल में छतों के जल को बांस की नलियों द्वारा दूर तक ले जाया जाता था। तालाब निर्माण इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद बोल रहा है वर्षा जल संग्रह करने के विभिन्न उपाय हैं, कौन कौन है उसके बारे में देखते हैं। नंबर 1, गड्ढे या गर्तिका बनाना। गड्ढे या गर्तिका के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद बता रहा है खैया बनाकर भी इसको हम जल संग्रह कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर तीसरा है कुओं और तालाबों का उपयोग करके हम लोग जल संग्रह कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जल प्रदूषण को परिभाषित करें तथा जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। अर्थात जल प्रदूषण का अर्थ होता है जल में बाहरी हानिकारक तत्वों, पदार्थों और इतनी मात्रा में उपस्थित हो जिसके कारण पानी की स्वाभाविक गुणवत्ता में उल्लेखनीय कमी आ जाती है। सर 10 जल प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार के प्रदूषण जल जब मानवीय उपयोग योग्य नहीं रह जाता है, वह मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगता है। ऐसे जल को दूषित जल कहते हैं जो कारखानों या विषैले पदार्थों को नदी में बहवाने से होती है। जल संरक्षण के प्रमुख कारण है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारण अर्थात इसके अंतर्गत पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को सड़े युक्त पदार्थ या जैविक पदार्थ या पशुओं को मल मूत्र को वर्षा वाले पानी में बहकर वह पीने वाले पानी में मिल जाता है जिससे प्रदूषित होता है। इसके बाद है कृषिजन्य कारक। कृषि के कारण अर्थात इसमें हम लोग जल प्रदूषण के लिए उसमें क्या करते हैं, मिट्टी पृथ्वी पर तल पर विद्यमान मिट्टी, खाद, गोबर, कीटनाशक एवं कीटनाशक रसायन जल प्रवाह के साथ जल के स्रोतों में प्रवाहित कर देते हैं जिससे होता है। इसके बाद खनन के कारण जल प्रदूषण। खननों से निकलने वाली अयस्कों के शुद्धिकरण के निमित्त धुलाई की जाती है। अयस्कों को धुलाई वाला पानी भी जल स्रोतों में पहुंच जाता है जिससे प्रदूषित होता है। इसके बाद होता है घरों एवं व्यावसायिक परिसरों में निकली गई गंदगी। शहरों और बस्तियों से घरों के मल एवं जल निकासी तथा अनेक पर वाणिज्यीकरण, परिसर, हॉस्टल इत्यादियों से गंदा पानी जो निकलता है जिससे जल प्रदूषित होता है। इसके बाद है औद्योगिकरण। उद्योग धंधों द्वारा जल को भी प्रदूषित किया जाता है क्योंकि उसके द्वारा निकले गए अपशिष्ट द्रव को जल में डाल दिया जाता है जिससे जल प्रदूषित होता है। या खाद्य उद्योग, चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, औषधि उद्योग, रसायन उद्योग, ऊर्जा उद्योग इत्यादि के द्वारा नलों में निकासी की जाती है जिससे प्रदूषित होता है। इसके बाद है हमारा छठा पॉइंट है जल शोषक कारखानों अथवा औद्योगिक भंडारों में भी जल एवं रसायनों का रिसाव होता है। यह रिसाव किसी न किसी प्रकार जल स्रोत तक पहुँच जाता है जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है भारत में कोयला का उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। भारत, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत कोयले का एक प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में कोयले के उत्पादन में 2 कंपनियां संलग्न हैं, कोल इंडिया लिमिटेड एवं सिंगरैनी
कोलियरी कंपनी लिमिटेड। कुल उत्पादन कंपनी कोयला में 90% अकोयलिक कोयला तथा 10% कोयलिंग कोयला होता है। लगभग आपका लगभग 3/4 कोयला खुले गत वाले खानों से निकाला जाता है। वितरण भारत में कोल इंडिया ने कुल कोयला भंडारण लगभग 21,400 करोड़ टन है। कुल उत्पादन का 67% कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा से तथा 33% कोयला आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। एंथेसाइड तथा बिटुमिनियस उच्च कोटि के कोयले माने जाते हैं क्योंकि उसमें कार्बन का अधिक प्रतिशत होता है, जिसके जलने से धुआं कम निकलता है। एंथ्रेसाइड जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। बिटुमिनस गोंडवाना क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से मिलता है। इसके बाद है लिग्नाइट मध्यम श्रेणी का कोयला, उसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। भारत के लिग्नाइट में कोयले की अपेक्षा राख का प्रतिशत कम होता है। लिग्नाइट कोयला राजस्थान, तमिलनाडु, असम, जम्मू कश्मीर में मिलता है। पिट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें धुआं अधिक और ताप कम होता है। यह झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में प्रयुक्त मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों को वर्णन करना है। तो भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। नंबर 1 भौतिक कारक, इसके अंतर्गत मिट्टी का प्रकार, जलवायु, संसाधनों की उपलब्धि आदि भौतिक कारक जनसंख्या वितरण को महत्वपूर्ण अंग से निर्धारित करती है। कृषि तथा जीवन की अनुकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्र में जनसंख्या सघन होती है। इस तरह से भौगोलिक कारक है। इसके बाद हमारा दूसरा का पॉइंट है सामाजिक आर्थिक कारक। तो इसके अंतर्गत रोजगार की व्यवस्था, शिक्षा सुविधा, चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता आदि कारणों किसी क्षेत्र विशेष जनसंख्या का सांकेतिक अधिक होता है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे महानगरों में इन कारणों से जनसंख्या का घनत्व अधिक प्रयुक्त मात्रा में है। यहाँ खनिज अयस्क जैसे लोहा, मैंगनीज, लोहा, पत्थर, कोयला आदि के उपलब्ध होने के कारण झारखंड के कई क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसके बाद हमारा तीसरा का पॉइंट हो जाता है जननांकिकीय कारक। जननांकिकीय कारक अर्थात प्रजनन दर, मृत्यु दर और प्रवास महत्वपूर्ण जननांकिकीय कारक है जो किसी देश के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जीवन स्तर में सुधार की राह में चाह से लोगों का सकेंद्रीय कृषि विशेष रूप से विकसित क्षेत्र हो जाता है। इसे प्रवास के नाम से जाना जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश आदि कई विदेशों से अधिक मात्रा में लोग रोजगार और बेहतर सुविधाओं से आकर्षित होकर महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवास करने लगते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वितरण का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, चाय एक सदाबहार बागवानी फसल है। दूसरा का इसके लिए गर्म तथा शांत जलवायु की आवश्यकता होती है। तीसरा का पॉइंट हो जाएगा इसके लिए अधिक उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट होता है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजनी खादों का उपयोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट, इसका तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा 125 से 750 वर्ष सीएम होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है परिवहन एवं संचार सुविधाओं के महत्व को बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवहन के 3 प्रमुख विधियाएं हैं, स्थल, जल और वायु। ये सुप्रसिद्ध एवं एकीकृत परिवहन जाल का रूप में एक संगठित तंत्र का निर्माण करता है। आधुनिक भारत में संचार सेवाओं का भी देश के अर्थव्यवस्था में विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। परिवहन सेवाएं, संचार सेवाएं हमारे अर्थशास्त्र की आधारभूत
धमनियों मानी जाती है, अर्थात इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। अर्थात परिवहन से और जनसंचार एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवहन एवं संचार सेवाओं का महत्व है। परिवहन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने जाने का महत्वपूर्ण साधन है। इससे सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 2, सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिवहन का व्यापक महत्व है। इससे सुरक्षा दशा के आवागमन में आसानी होती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, वाहन उद्योगों की स्थापना तथा विकास का आधार है। परिवहन के माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है तथा परिवहन के माध्यम से ही उद्योगों इकाइयों में तैयार माल बाजारों तक पहुंच जाती है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, परिवहन कृषि तथा व्यापार के विकास के लिए आवश्यक है। पॉइंट नंबर 5 हो गया, विशाल जनसंख्या के भरण पोषण हेतु खाद्यान्नों के आयात में परिवहन मुख्य भूमिका निभाती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 हो गया, यह देश के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण में सहायक है। पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा, संचार सेवाओं ने पूरे संसार को एक वैश्वीकरण ग्राम के रूप में बदल दिया है और मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम पूरी दुनिया पूरे विश्व में से जुड़ गए हैं। इस तरह से इसका परिवहन और संचार का महत्व है। इसके बाद क्वेश्चन होता है, भारतीय कृषि के विशेषताओं को विस्तार पूर्वक लिखे। तो इसका हो जाएगा पॉइंट नंबर पहला हो जाएगा, मानसून पर निर्भरता। अर्थ हमारा कृषि किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। भारत में लगभग 70% भाग में मानसून के सहारे ही कृषि की जाती है। यदि वर्षा सही समय में हो जाए तो उत्पादन भरपूर हो जाता है, अन्यथा खाद्य संकट की स्थिति आ जाती है। पॉइंट नंबर 2, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। अर्थात जो खाने योग्य फसल होता है सबसे पहले उसी को उगाया जाता है। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान, इससे विशालतम जनसंख्या के लिए अनाज जुटाना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। अतः लगभग 70% भाग पर मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, चावल, चना आदि उगाई जाती है तथा शेष भाग पर व्यापारिक फसलें जैसे जूट, कपास आदि को उगाया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गहन कृषि तथा रोपण कृषि में क्या अंतर है या रोपण कृषि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, गहन कृषि एक दिन लिख देंगे, एक दिन रोपण कृषि लिख देंगे, जब ही अंतर देगा इस तरह से हम लोग कह देंगे। गहन कृषि के अंतर्गत इसके अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल कम होता है, जबकि इसके अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल अधिक होता है। गहन कृषि में एक ही भूमि पर कई फसलों का उत्पादन किया जाता है, जबकि इसमें एक ही भूमि पर 1 से 2 फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार नंबर 3 हो जाएगा, इस प्रकार की कृषि में खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है, जैसे गेहूं, चावल उगाया जाता है, जबकि इस प्रकार की कृषि में व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, गन्ना, केला आदि व्यापार के लिए किया जाता है। यह पारंपरिक ढंग से की जाती है तो इसके विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीविकोपार्जी तथा वाणिज्यिक कृषि में क्या अंतर है? एक दिन लिख देंगे जीविकोपार्जी कृषि और एक दिन लिख देंगे वाणिज्यिक कृषि। नंबर 1 हो जाएगा, वह यह पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए की जाती है, तो इसमें हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 में हो जाएगा। इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य उत्पादनों का बाजार में बेचना होता है। यह एक सरल कृषि उत्पादन पद्धति है जिसमें वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार की कृषि में मुख्य रूप से खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, किसान जमीन की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें हो जाएगा यह एक जटिल कृषि पद्धति है जिसमें वैज्ञानिकों तरीकों का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार की कृषि में नगदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, जमीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम लोग अंतर बता सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फसल प्रतिरूप एवं विवरण के बारे में जानना है। भारत में कितने फसल ऋतुएं हैं? फसल ऋतुओं की अवधि बताएं। विभिन्न फसलों में सामान्यतः कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में 3 ऋतु है, खरीफ, रबी एवं जायद या भदई।
खरीफ ऋतु मानसून के आगमन से प्रारंभ होकर शीत ऋतु तक के प्रारंभ तक जून माह से जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक रहती है। खरीफ फसल ऋतु में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, उड़ीद इत्यादि उगाई जाती है। जबकि रबी फसल ऋतु शीत ऋतु के माध्यम के साथ प्रारंभ होती है तथा ग्रीष्म ऋतु के साथ प्रारंभ होती है और ग्रीष्म ऋतु के तक आगमन होती है, अर्थात अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक रहती है। रबी फसल ऋतु में गेहूँ, जौ, चना, तिलहन आदि उगाई जाती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज को अंतर स्पष्ट करेंगे। तो इसके लिए एक दिन धात्विक खनिज लिख देंगे, एक दिन अधात्मिक खनिज लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा धात्विक खनिज में, धात्विक खनिज ऐसे खनिज पदार्थ है जिसको गलाने से विभिन्न धातुओं की प्राप्ति होती है। पॉइंट नंबर 2, लोहा, तांबा, बॉक्साइड, मैग्नीज धात्विक खनिज है। पॉइंट नंबर 3, यह खनिज प्रायः अग्न्य चट्टानों में पाई जाती है। पॉइंट नंबर 4, इन्हें दोबारा पिघलाकर भी उपयोग किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, इन्हें पीटकर पत्तर अर्थात पतला बनाया जा सकता है, इसका आकार को बदला जा सकता है। इसके बाद अधात्विक में देखेंगे, अधात्विक खनिजों को गलाने से किसी धातु की प्राप्ति नहीं होती। पॉइंट नंबर 2, कोयला, नमक, संगमरमर, पोटास अधात्विक खनिज है। ये खनिज प्रायः तल चट्टी एवं रूपांतरित चट्टानों में पाई जाती है। इन्हें पिघलाकर प्रयोग किया जाना चाहिए, इन्हें पीटकर पतला नहीं किया जा सकता। एक बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, लौह अयस्कों को प्रकार को बताइए। तो लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा मैग्नेटाइड, जिसमें 72% लोहा का अंश पाया जाता है। इसके बाद होता है हेमेटाइड, जिसमें 60 से 70% तक। इसके बाद होता है लिमोटाइट, इसमें 40 से 60% तक। इसके बाद होता है सिमेराइड, 40 से 50% तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं मैग्नेटाइड और हेमेटाइड, दोनों लोहे के प्रमुख अयस्क है। दोनों में दोनों में 60 से ज़्यादा लोहे प्रतिशत पाया जाता है, जबकि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में 72% होता है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो को देख लेंगे, लास्ट तक देखिए, ये आपके लिए बहुत VVI है। ये देखिए आपका स्वामित्व के आधार पर विश्व के उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद कुटीर उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में क्या अंतर है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको बता रहा है छोटे पैमाने का उद्योग क्या है, उसको संक्षिप्त में बताना है। इसके बाद देखिए कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है, इसको भी आपको ध्यान से देख लेना है। इसके बाद कच्चे माल आधारित उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है कृषि के आधार पर, खनिज के आधार पर, रसायन के आधार पर, वन आधारित या पशु आधारित, इस तरह से किया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, लास्ट तक देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।